Okay, dear friends, good evening. How are you? Yesterday, I have sent you some study material and you may have received some message as well. Have you downloaded it or not? Please give me the information. What is the present status? Have you downloaded the study material or not? आप लोगों को मैंने कल अध्ययन सामग्री भिजवा दिया था, स्टडी मटेरियल, और मैसेज भी डलवा दिया था। आप लोगों को सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, समाजवाद और मार्क्सवाद का मैटर गया होगा और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। मिस्टर अंकुर, जस्ट टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, हैव दे डाउनलोडेड द स्टडी मटेरियल और नॉट? Okay, my students. So we are just coming to the topic. Actually, you are going across the part third. You are going across the topic part third. आप लोग part third topic से जा रहे हो। देखो, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको बोल देते हैं। इसमें मुझे थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है। ओके, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड ऐसे आता है कि सर हिंदी और बोलिए। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि आई एम ऑलरेडी यूजिंग एक्सेसिव यूज ऑफ हिंदी, बट I am thankful to those students who are coming exclusively from English medium. They still make a compromise with the situation, and I think even they should feel comfortable. I will not do at their cost. मैं आप लोगों के कॉस्ट पे ऐसा नहीं करूंगा और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी में किसी को भी परेशानी ना हो। लेकिन जिसको फिर भी ज्यादा हिंदी चाहिए उससे मुझे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आपका, जैसे अभी मैंने आपका 1 hour 20 minutes का लेक्चर होता है और मैं आपका लेक्चर कब समाप्त करता हूं? 7:50 में। फिर 8 o'clock से मेरा हिंदी मीडियम शुरू होता है। तो आप वहां भी वर्ल्ड हिस्ट्री ही चल रहा है, तो जिनको इंग्लिश में ज्यादा परेशानी हो तो वहां पर भी इंग्लिश में स्टडी मटेरियल मिल जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में स्टडी मटेरियल वहां अवेलेबल है। आप लोगों को तो केवल इंग्लिश मीडियम में दिया जाता है, तो आप वहां पर उस लेक्चर वहां सुन सकते हो और इंग्लिश स्टडी मटेरियल से काम चला सकते हो। लेकिन फिर भी आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू पीपल कि दोज हु आर जस्ट कमिंग फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड एज वेल, यू आर हैविंग वन डिफिकल्टी, यू हैव टू राइट योर answer in English. So you need the sufficient number of and the sufficient quantity of vocabulary, English vocabulary, sentence formation, etc. So you will learn this art of sentence formation as well as you can enrich your vocabulary only after communicating with me in English language as well. So please, my students, no one should neglect English language. That is essential for you because it is the medium of your expression in your examination hall, whether you are coming from English background or English background. तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैंने तो अंकुर को अपना यहां संजय बनाकर बैठाया ही हुआ है, आपको पता है, एंड ही इज वर्किंग एज ए ब्रिज। आप इंफॉर्मेशन देना, मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हूं। अब देखो, आप मेरे मेथड को अच्छी तरह से समझ रहे हो और पार्ट थर्ड, दैट इज द पार्ट थर्ड, यू नो। इन पार्ट थर्ड यू कैन से कि always you have to develop an integrated approach. So in this part you have to deal with the first one topic, that is industrialization. Industrialization in Britain and then industrialization in Europe. So that is the first topic. Today it will be finished. And then socialism and Marxism. Today I will start this topic after finishing the last one. And the third one subtopic is what? First one industrialization, the second one socialism and Marxism, and third one you know that is imperialism or neo-imperialism, you can say neo-imperialism, मतलब नव साम्राज्यवाद, and then is the First World War, the First World War. अब इन चार के बीच में एक डायग्राम बनाऊंगा और ऐसा डायग्राम से इंटरलिंक करूंगा। आई विल जस्ट इंटरलिंक ऑल द 4 टॉपिक्स एंड दैट विल लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो हाउ द चेंजेस आर गोइंग ऑन, यू विल बी क्रिस्टल क्लियर। द इकोनॉमिक चेंज इज द बेसिस ऑफ ऑल द चेंज, यू नो। जस्ट रिकॉल माई डायग्राम। इकोनॉमिक चेंज, चेंजिंग क्लास इक्वेशन, then social change, changing class equation means social change, and then ideological change, political change. So the cycle is moving on, the cycle is going on.
So I have already discussed this aspect. This is a specific formula while underlining the change. So likewise, you will deal with all the 4 subtopics. So 4 subtopics are making the organic whole. That is First World War. Outbreak of the First World War is the consequent result. अब in case of industrialization, we have already discussed the topic, that is the British industrialization. Then मतलब औद्योगिकरण, origin and impact of industrialization in Britain. Then we have covered the expansion of industrialization in Germany, in Russia, and in USA, in Germany, in Russia, and then we are just going to cover Japan. So now my students, observe the topic of Japan first, and here I have to deal with the topic like Japan. Is there any question, Mr. Ankur? Yes, sir. Which one question? Have I given to you any question, any homework? Yes. Outside of Britain, the model of industrialization took the different forms होना चाहिए था, took the different form in different regions. Examine the statement. मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटेन से बाहर औद्योगिकरण ने विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप ग्रहण किया. The industrialization took the different, outside of Britain, industrialization took the different form in different regions. My students, have you tried this question? Are you able to answer this question? Please inform me. आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया था? क्या क्वेश्चन का आंसर लिख पाए थे? Yes, sir. Okay, very good. Actually, my students, here the 250 words I have given to you. So I will just dictate the whole answer in 250 words. So that will be too much time taking for me, and I am having the very limited time of 1 hour 20 minutes. So here I am giving you the clue. You will just tell me how to start the thing, how to start the question. So you can start the question here in this manner. Circumference will, yes, sir, I did it, but exceeding what limit? Exceeding volume, no problem, Shekhar. Even presently you are exceeding word limits, it will hardly make a difference, because practice makes perfect. A time will come, you will be confident enough, Shekhar, and then you will, within the limited time, you can do the answer. शुरू में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है. मुझे टाइम और वर्ड लिमिट्स की परवाह अभी नहीं है. बस मेरी चिंता केवल, मेरी एंग्जाइटी केवल यही है कि भाई आप किसी तरह से लिखना शुरू कर दो. टेढ़ा मेढ़ा, अच्छा बुरा, once you start writing, I am confident you will develop the expertise. So here even you can then a diagram ki different model of industrialization, British model, German model, Russian model, or Japanese model. You can see. I'll give you the 4 model. Here you can make this point clear ki in Britain, industrial revolution appeared to be an unplanned phenomena. In other words, it naturally evolved from British economic enterprise, but other countries adopted this model with
with proper caution and planning. Proper caution and planning मतलब आप यहां पर दे रहे हो कि भाई ब्रिटिश के लिए तो अनप्लान्ड था ये, लेकिन जो अदर कंट्री जिसने इसको अडॉप्ट किया वो पूरे कॉशन और प्लानिंग के साथ अडॉप्ट किया, और तब दे दोगे कि दैट्स व्हाई इट टुक द डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट रीजन्स अकॉर्डिंग टू द लोकल एक्सीजेंसीज. मतलब इट टुक द डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट रीजन्स अकॉर्डिंग टू लोकल एक्सीजेंसीज. अब यहां दे दिया, हो गया आपका 250 वर्ड्स का है. अब आप पैराग्राफ चेंज करो या फिर दे दो लिख सकते हो अमेरिकन मॉडल. अगर मान लो 5 आपको अमेरिकन मॉडल भी देना है तो अमेरिकन मॉडल बस 1 and 2 लाइन में कि यूएसए डेवलप इट्स ओन मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज बेस्ड ऑन द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइन्स. दैट्स ऑल विद द चेंज ऑफ पैराग्राफ. इन जर्मनी देयर वाज द डेर्थ ऑफ प्राइवेट कैपिटल. So there the basic requirement was fulfilled by the joint stock bank. And here you can say the joint stock bank you can say. So Germany moved in the field of industrialization and that it developed the, you will make this point clear, but a number of factors joint stock bank played the important role in Germany. And in Germany you can say the motor vehicle industry, electricity industry and chemical industry that play the significant role in industrialization apart from railways. Then move to Russia. In Russia you can say कि it was based on Gerson-Kron model. So in Russia मतलब तुम जर्मनी में बता देना कि भाई ज्वाइंट स्टॉक बैंक ने इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इसमें रेलवेज ने जो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज है, मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज है और केमिकल इंडस्ट्रीज है उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. आप यहां पर रशिया में दे दोगे कि इट वाज बेस्ड ऑन गेर्सन-क्रोन मॉडल. ये गेर्सन-क्रोन मॉडल पर आधारित था और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो बेसिकली स्टेट ने रोल प्ले किया. स्टेट ने स्वयं इन्वेस्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड परचेजर का रोल निभाया बस. देन वी अगेन चेंज पैराग्राफ. इन जापान आई विल टीच यू टुडे. सो इन दिस वे 2 to 3 lines or 3 to 4 lines maximum in the one aspect of industrialization. देखो एक्चुअली प्रेसी राइटिंग अगर तुम लोग थोड़ा सा करना जानते होगे तो प्रेसी राइटिंग आपको काफी हेल्प करेगा. प्रेसी राइटिंग में क्या होता है कि जो चीज हमारा 3 गुना ज्यादा होता है उसको हम प्रिसाइजली 1/3 में कर पाते हैं, और यही एक्सपर्टीज आपको डेवलप करना है. ये सभी से नहीं होता है, तभी तो सभी लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं. लेकिन तुम्हें तो क्वालिफाई करना है, तुम्हें करना है. तुमको मैं डेली एक क्वेश्चन दूंगा, यू पीपल हैव टू डू द प्रैक्टिस वर्क. क्वेश्चन राइटिंग देखो ये प्रीलिम्स है नहीं पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में. वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 मेरा यहां पर एम्बिशन है. एक एम्बिशन है मैं तुम्हें राइटिंग पूरी तरह सिखा दूं जो मॉडर्न हिस्ट्री से आप लर्न करते आ रहे हो, और दूसरा मेरा एम्बिशन यह है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के थ्रू एक आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करिए. यू हैव टू डेवलप एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड दैट विल हेल्प यू इन अदर पार्ट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज एज वेल, बिकॉज दिस इज आफ्टर ऑल द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन हिस्ट्री. तो इसका आपको जो बाकी सेगमेंट में फायदा मिलेगा हम उस फायदे की ओर देख रहे हैं. तो ये आपका हुआ. अब चलिए मैं जापान की इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूं कि अब जापान में क्या होना है. देखिए industrialization Japan. Actually, Japan moved for industrialization. Actually, you people have to take interest into the industrialization of Japan for the fact that it was the first Asian country which moved for industrialization. In whole Asian continent, you know, Japan was the single country which could move on the path of industrialization. So that is definitely, you can say, unparalleled achievement Japan had attained at that time. मतलब जापान एशिया में पहला ऐसा राष्ट्र था जो औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ा. पहला ऐसा देश था, तब तो राष्ट्र नहीं बना था, राष्ट्र बाद में बना है. वो औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ा. बट इट वॉज अ कंपल्सन फॉर जापान. एक्चुअली जापान हैड टू सफर फ्रॉम अ कंपल्सन.
Whenever I will teach you imperialism, the topic of imperialism, neo-imperialism, I have to make you clear. When the European powers expanded to different continents, so in course of expansion, it colonized Asia as well, including India, China, Japan. Okay, India became the personal asset and the personal, you can say, property of British or the British Empire, you can say. But in case of China and Japan, you will find a very unique case of colonization. Unique case of colonization because 5 to 6 imperialist powers of that time, USA, Germany, Britain, France, Spain, these countries combined together might exploit China first and then Japan. तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि 5-5, 6-6 यूरोपियन पावर्स कंबाइंड होके चाइना को भी एक्सप्लॉइट करते थे और जापान को भी एक्सप्लॉइट करते थे. उस समय चाइना को तो ऐसा एक्सप्लॉइट किया कि दे गिव द फेमस स्लोगन कि कट ऑफ चाइनीज मेलॉन, चीनी खरबूजे को काटो, और वो चाइना को एक तरह से डिवाइड करना चाह रहे थे. खैर नहीं हो पाया किसी कारण से, जो मैं आपको आगे बताऊंगा. बट इन केस ऑफ जापान यू विल कम टू रियलाइज दैट कि चाइना टॉलरेटेड the continuous European exploitation. But Japan was, after all, in Japan there was the feudal formation right from the earlier time. Japan basically एक feudal country रहा था. Feudalism मैंने आपको शायद शुरू में ही बताया होगा. तो एक feudal setup जापान में रहा था. जैसे मैं आपको बताता हूं कि जापान का सिचुएशन क्या था. I have to inform you. You people have to pay attention to me. And whenever I will teach you Japan, then I have to, once again, I will ask you the question. Do you understand, have you understood this topic or not? If you will find any difficulty, I will help you. But be mentally alert, please. In case of Japan, you can say, कि outside of Europe, if feudalism was prevailing in its classical sense anywhere, so this was definitely the region of Japan where feudalism was prevailing. माने जापान में एक प्रकार का सामंतवाद था, और सामंतों में भी इसके कई, सामंतवाद में तो आप जानते हो feudalism में एक प्रकार की हायरार्की होती है, एक प्रकार की पिरामिडनुमा ढांचा होता है. So some sort of hierarchy was existing there, and this hierarchy was what? So hierarchy was in this sense, in this way. Shogun, the highest, you can say that is the, you can say most senior feudal lords, you can say shogun. Under shogun there was daimyo. Under daimyo was samurai. So this was the hierarchy of feudal lords. Means shogun, daimyo and samurai. This was the hierarchy of the feudal lords, you can say. So actually they were ruling, particularly you can say shogun were the highest lords. So they were just ruling in Japan. There was a monarch in Japan, there was a monarch, but monarch was now simply existing in name. He was simply existing in name because monarch lost its all power, because in feudal setup, you know, कि monarchy was not enjoying power normally. Monarchy was simply a titular head. The same happens in case of Japan and Japanese monarchy as well. In Japan, there was a monarch, but he was almost a titular head. He was not enjoying any power. The actual power was being enjoyed by feudal lords, and the highest lord, shogun, was ruling in Japan. And there you can say कि monarch at that time, he was leading a life of exile. वो एक निर्वासित जीवन जी रहा था. शोगुन का शासन था, और जो किंग था वो एक निर्वासित जीवन जी रहा था. कहां? तो जापान में एक जगह आपने नाम सुना होगा, क्योटो में. He was just living a life of exile at Kyoto. So it was the case. Now what happens, you know, later I will teach you in the next one topic like socialism, imperialism. I will teach you, I will there give you the information. USA, actually USA, which had remained to be the first colony, initially USA tried to keep itself from imperialistic expansion. He didn't try to imitate the European powers, and European powers were expanding, you know,
the east of Atlantic, but in west of Atlantic, they were not going on in American continent, but they were exploiting Asia Pacific region, etc. USA was a late joiner as an imperialist power. USA एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में लेट से आया. तो USA ने चाहा कि हम, चूंकि USA ईस्ट ऑफ अटलांटिक जा नहीं सकता था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मुनरो डॉक्ट्रिन, आई हैव टॉट यू द मुनरो डॉक्ट्रिन, कि द USA could not look to Europe and the European powers would not look to America. It was, in one sense, you can say, it was a covert contract between the two parties, So USA had to make an expansion. So USA was looking towards its own west, and in the west of USA is Pacific region, because you will just observe the globe. So globe is moving in this region, in this manner. So in Pacific region, so USA was moving to the Pacific region, and USA was in vehement search of some base in Asia Pacific region, a military base. So there was a American officer. He was a naval officer. His name was Commodore Perry. So he was Commodore Perry. So Commodore Perry, he was at that time going through this Pacific Ocean with a fleet of ships, a fleet of military ships, you can say. So he was moving to the Pacific region, you can say, or Pacific Ocean. So as he was moving to the region, today I have forgotten to bring the map of Japan. Sorry, my students, tomorrow I'll just show you. Have you observed in China? Suppose you can say this was China, and this was Taiwan. So it is just like Japan, a tiny, just like the group of islands, Japan, a very tiny state, But its geographical location was very appropriate for making the military base. So that's why Commodore Perry just looked towards Japan, and Commodore Perry had a greedy glance over Japan. मतलब Commodore Perry जो अमेरिकन जो नेवल ऑफिसर मूव कर रहा था, उसकी नजर उस जगह पर थी जहां पर अपना वो नेवल बेस बना सके. तो उसको जापान बहुत ही सुटेबल लगा कि भाई यहां पर अपना नेवल बेस बन सकता है. But problem with Japan was that कि Japan was at that time ruled by the feudal lords, and the feudal lords were just made Japan dissociated from the outside world. Japanese port was close to the ships of other countries. Japan didn't allow any other countries to anchor their ship at the coast of Japan or at the port of Japan. तो जापान के पोर्ट पर किसी बाहरी शक्ति का शिप एंकर नहीं कर सकता था. तो अब कमोडोर पेरी को तो बहाना चाहिए जापान में उतरने का. तो कमोडोर पेरी जस्ट सेंट अ मैसेज टू जापानीज गवर्नमेंट, मींस की द गवर्नमेंट ऑफ शोगुन, द फ्यूडल लॉर्ड, कि वी नीड टू एंकर एट योर पोर्ट एंड वी आर इन नीड ऑफ फ्यूल फॉर आवर शिप. मुझे अपने जहाजों के लिए ईंधन चाहिए और हमें आपके बंदरगाहों पर लंगर डालना है. तो अब Japanese, and he was actually, the fleet of ships was there, and the ships were so much armed and so much, you can say, mechanized and so much weaponized, कि now the Japanese government could not dare to defy the message, because in that case, if Commodore Perry might attack with the modern weapons, so Japanese government could have been defensive. So for that fear, the Japanese government allowed in 1853 the American ships to anchor at its port for the first time. तो अमेरिकन शिप्स ने वहां पर एंकर डाला. कमोडोर पेरी जो ब्रिटिश जनरल है उसने एंकर डाला, अपना फ्यूल लिया. उस समय तो उसने कोई झमेला नहीं किया, बट टुक द फ्यूल, रिफ्यूल द शिप. आफ्टर रिफ्यूलिंग इट, then he moved to with his fleet in the Atlantic Ocean again. But while moving outside, he gave a warning to Japanese government कि we will come next year as well. You will come next year as well. मतलब हम अगले वर्ष भी आपके यहाँ आएंगे. And then in 1854, once again, being militarily fully prepared, Commodore Perry once again came to Japan in 1854, and then he threatened the Japanese government of Shogun. Different families of Shogun. Shogun was a group of the higher lords, you can say. So they were ruling at that time. So they threatened the Shogun, and in 1854 the Japanese government, you can say, the
Commodore Perry, he imposed a treaty on the Japanese government, and this treaty is known as, that is no Commodore Perry, he just imposed a treaty and that treaty is known as the Treaty of Kanagawa. उसने कानागावा की ट्रीटी थोप दिया जापान के ऊपर। कानागावा की ट्रीटी में यह था कि द जापान वॉज कंपेल्ड टू द ट्रीटी ऑफ कानागावा इन 1854। 1854 में ट्रीटी ऑफ कानागावा थोप दिया जापान की गवर्नमेंट पर, एंड द जापानीज गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू ओपन इट्स ओपन इट्स पोर्ट फॉर फॉरेन ट्रेड। सो जापान वाज फोर्सफुली ओपन बाय यूएसए, एंड वंस यूएसए फोर्सफुली ओपन जापान, a group of imperialist powers from west, they rushed towards Japan and all forcefully signed the same treaty with Japan. So Japan was subjected to unbridled imperialistic exploitation now. अब जापान का चौतरफा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया चाइना की तरह। मतलब इवन द जापानीज गवर्नमेंट जस्ट लॉस्ट इट्स पावर टू इंपोज द कस्टम ड्यूटीज ऑन फॉरेन गुड्स। अब आप समझिए, चोर भी वही बन गए, कोतवाल भी वही बन गए। मतलब जापानीज गवर्नमेंट को राइट नहीं था कि अपने प्रोडक्ट, मतलब जो अपने प्रोडक्ट को या अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है उस पर ड्यूटीज कितना वो इंपोज कर सकता है, यह भी तय करेंगे फॉरेन पावर। तो जापान के लिए तो कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन था, बट जापान वाज नॉट रेडी टू टॉलरेट दिस बिकॉज जापान कुड नॉट प्रेफर टू गो थ्रू चाइनीज वे। China was subjected and China was just like a python. China was lying and European powers were cutting its different parts of the body. Japan didn't allow, because after all, Japan was having a feudal ethos. So it was having a sense of militarism which has evolved through its feudal identity. क्योंकि देखो, अब सामंतों की भी एक विशेषता तो है, वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, वॉर मॉन्गर्स तो होते ही हैं। तो जापानीज लोगों में कहीं ना कहीं वो फ्यूडल इथोस था, वो इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाए। एंड देन द जापान जस्ट डिसाइडेड कि नो, वी हैव टू मॉडर्नाइज इटसेल्फ सो दैट वी कैन एक्सेप्ट एंड वी कैन फाइट अगेंस्ट द वेस्टर्नर्स एंड वी कैन काउंटर द इंपीरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय वेस्टर्न पावर्स। तो माय स्टूडेंट्स, अब नाउ यू कम टू रियलाइज दैट कि that's why in 1868 in Japan, in 1868 a very important event took place. Sometime we will come to read, there is a term Meiji Restoration. Meiji Restoration, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की चीज है। Meiji Restoration in 1868. In 1868 Meiji Restoration took place, मतलब एक हिंदी में आती है मेजी पुनर्स्थापना का काल 1868। ये कुछ नहीं है ऐसा कि जो जापान का मोनार्क है, जापान में जितने भी मोनार्क थे उनका नाम पर एक एरा का नाम होता था। एक एरा का नाम का मतलब एक युग का नाम होता था। तो जापान में जो प्रेजेंट मोनार्क थे उनकी एरा का नाम था मेजी। सो दैट वाज नोन एज मेजी एरा। इट मींस कि व्हेन once again the monarch who was leading a life of exile, he was brought from Kyoto and restored on the throne again. So that was symbolized as Meiji Restoration, and the rule of Shogun family declined. जो शोगुन जो लॉर्ड्स थे उनका रूल समाप्त कर दिया, और कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं मिलकर फिर क्योटो से किंग को लाया, और दोबारा उसने टोक्यो में, क्योंकि वो क्योटो में था, लाइफ ऑफ एक्साइल जी रहा था, मैंने बताया, उसको फिर क्योटो से टोक्यो में लाया और टोक्यो में उसको थ्रोन पर फिर उसको रिस्टोर किया। तो दैट इज नोन इन हिस्ट्री अ मेजी रेस्टोरेशन। If you are just observing the whole episode at surface level, you will come to realize that it was simply a restoration of the power of monarchy, but not, my friends. It was not simply the restoration of monarchy. It was a throughout revolution. It was an out and out revolution. The political revolution, the economic revolution, the social culture revolution, and then Japan had to modernize itself so that Japan could have accepted the challenge of Western exploiters, Western imperialist. मतलब ये जितने हैं ऊपर से देखने पर तो लगता है कि यह सिर्फ एक
एक राजतंत्र की पुनर्स्थापना है, लेकिन राजतंत्र की पुनर्स्थापना नहीं थी। यह एक राजनीतिक मूवमेंट था, आर्थिक मूवमेंट था, सांस्कृतिक मूवमेंट था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जापान को एक मॉडर्न पावर बनाना, ताकि वो ईस्टर्न पावर्स का मुकाबला कर सके। अब नाउ कम टू द पॉइंट। सो माय स्टूडेंट्स, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान वाज नॉट सिंपली industrialization of Japan was not independent. The industrialization of Japan was the part of that modernization program which had started with Meiji Restoration and whose objective was to make Japan a powerful nation. मतलब कुल मिलाकर आपको यह तय करना है कि जो जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अकेली घटना नहीं है, वह एक आधुनिकीकरण का हिस्सा है। और जो आधुनिकीकरण मेजी पुनर्स्थापना के बाद शुरू हुआ है और जिसका उद्देश्य है जापान को एक पावरफुल राष्ट्र बनाना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब जो जापान इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ा है, इसकी खासियत देखिए, जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर फीचर्स आपको देखना हो तो ध्यान करना कि बेसिकली, आर यू मेंटली अलर्ट और नॉट, बिकॉज इट वॉज ए टेक्निकल इश्यू। एक्चुअली इन जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन वी रियलाइज वन थिंग कि दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्चुअली इन जापान देयर वाज ए ग्रुप ऑफ बैंकर्स, group of bankers, and group of bankers was owning sufficient wealth। जापान में ग्रुप ऑफ बैंकर्स था जिसके पास sufficient wealth था। But this group of bankers didn't prefer to invest into industrialization directly. Why? Because the Japanese government was in a mood to invest in industrialization, but the Japanese bankers took it profitable to invest in land, to sell and purchase of land. That was profitable for it. In case of investment in industrialization, it might have involved a larger gestation period, and this larger gestation period was not attractive for industrialists, because industrialists were bankers. For bankers to invest in industry was not, you can say, attractive, because they came to believe that in case of investment in industrialization, my capital would be, you can say, capped, and my capital would be encased there for a long time, because after all industrialization was having a longer gestation period। उसको डर यह था कि अगर हम उद्योगों में निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसमें प्रोडक्शन तो बहुत बाद में शुरू होगा, तो उतनी टाइम तक हमारा कैपिटल फंस जाएगा, क्योंकि उसका एक लार्जेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है। मतलब आज हम इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन 10 इयर्स के बाद शुरू होगा, उतने समय तक वो कैपिटल को फंसाकर नहीं रखना चाहते थे। तो अब मजबूरी में क्या हुआ कि जापानीज गवर्नमेंट इटसेल्फ टुक इनिशिएटिव। जापानीज गवर्नमेंट इटसेल्फ टुक इनिशिएटिव एंड जापानीज गवर्नमेंट इटसेल्फ founded some industries at its own initiative. The Japanese government laid the foundation of a number of consumers industries, railways, and some heavy industries as well. But the Japanese government was not in a mood to run this industry itself. So this Japanese government, after the foundation of industries, they sold these industries to private sector, to private people or to investors, sold the industries to investors, and to the private people at subsidized rate। मतलब जापानीज गवर्नमेंट ने उद्योग तो बनाए, लेकिन उद्योग खुद नहीं चलाए, बल्कि उन उद्योगों को उसने क्या किया, तो उसने प्राइवेट लोगों को दे दिया टर्न की बेसिस पर कि ठीक है, सब्सिडाइज रेट में आप चलाओ, आपको मैं धीरे धीरे आप पैसा हमें पेमेंट कर देना। अब नाउ द क्वेश्चन arises कि it was a very mouth watering proposal of someone has just, you can say, established the industries, run the industries, and then sold the industries to you at subsidized rate, and you are given, and you have to make a payment in installment. So what a mouth watering proposal it was. So who purchased the industry, So the purchaser of industries were none else. The purchaser of industries were the bankers themselves. They were the bankers, because they were owning the money. So they purchased the industry as well. So in Japan, there was a marriage between industrial capital and banking capital.
नॉर्मली क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बिगनिंग का फेज होता है उसमें इंडस्ट्रियल कैपिटल और बैंकिंग कैपिटल दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि बैंकिंग तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है ना। तो आप देखते हो कि अब आपने कैपिटलिज्म भी पढ़ा तो क्या देखा, मर्केंटाइल फेज, इंडस्ट्रियल फेज एंड देन फाइनेंशियल फेज। So, my students, initially you can say कि industries are running industries at their own, and gradually you can say industries started to have the control over the banking sector as well. So that's why even today, if there is the question of privatization of bank, and even the corporate sector should be given the, you can say, license for running the bank. So some socialists, some you can say scholars of socialist mindset, so they are going to be horrified कि no, then there would be marriage between the banking capital and industrial capital, and that will result into the rise of a monopoly capitalism. अगर औद्योगिक पूंजी और बैंकिंग पूंजी दोनों आपस में मिल गई तो उसके लिए टर्म आता है मोनोपोली कैपिटल, और उसको कहते हैं हिंदी में एकाधिकारवादी पूंजीवाद. सो देयर वुड बी द मोनोपोली. So the same happens, my students. Here you should know that a group of bankers purchased the industry as well. So after purchasing the industries, they became the owner of industries as well. So there was the proper marriage between the industrial capital and banking capital, and it led to the monopoly capitalism in Japan. Up here, the unique feature of Japanese industrialization was that normally what you know as monopoly capitalism. So the monopoly capitalism arises in any country after a long time. First industrialization starts when industrialization got mature. So after a certain stage, you can say that is as the financial phase, there is the marriage between industrial capital and banking capital, and that is visible even in Western countries, but in the very late phase, But in case of Japan, it was during the early phase itself, there was marriage between banking capital and industrial capital. So there was the rise of monopoly capitalism. तो मतलब मैंने आपको बताया कि बाकी देशों में जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज थे वहां पर जो मोनोपोली कैपिटलिज्म है उसका विकास बहुत बाद में हुआ, और जापान में बहुत पहले ही हो गया, क्योंकि बैंकर्स का एक ग्रुप ने इंडस्ट्री को परचेज कर लिया. अब बैंकर्स के ग्रुप में था एक जाबात्सु फैमिली, दैट इज कॉल्ड जाबात्सु फैमिली. ये इसको 42% जो 34% जो बैंकिंग कैपिटल है उसमें उसका कंट्रोल था जाबात्सु फैमिली का. 34% पूरे जापान के बैंकिंग कैपिटल के 34% पर कंट्रोल था उसका. एंड दिस जाबात्सु फैमिली कंसिस्टेड ऑफ four families: Yasuda, Sumitomo, Mitsui, and Mitsubishi. So these were the different parts of the same family. And then Jabasu family came to control industry as well. So there was the rise of industry, the rise of monopoly capitalism. The banking and industrial capital both combined together. Now this Japanese capitalism became too much powerful, and it was going to create a big havoc for European powers and the Asian countries both in course of time. अब देखो जापान का जो कैपिटलिज्म है वो कितना खतरनाक हो गया, क्योंकि देखो जब मोनोपोली कैपिटलिज्म आ जाता है तो आप लोगों के मन में एक सवाल खड़ा होगा कि मोनोपोली कैपिटलिज्म से क्या परेशानी है. मोनोपोली कैपिटलिज्म है तो है, बहुत परेशानी है. वो मोनोपोली कैपिटलिज्म क्या करता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना उसको अफेक्ट करती है, उसको डायरेक्शन देने लगती है, पूरे इकोनॉमी पर ही कंट्रोल कर लेती है. अभी देखिए ना अदानी वाले केस में आप लोगों ने सुना होगा. तो बेसिकली क्या होता है कि वो गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने लगती है, वो पूरे गवर्नमेंट के पॉलिसी को डायरेक्शन देने लगती है. और वही जो मोनोपोली कैपिटलिज्म है वो कहता है हमको बाजार लाओ. आप गवर्नमेंट को कहता है क्रिएट द मार्केट फॉर अस, where to sell my product. तो गवर्नमेंट क्या करती है मार्केट के लिए, तो दूसरे कंट्री को इंक्रोच करती है. सो इट लेड टू imperialist expansion, and imperialist expansion led to world wars. The same case happened in case of Germany, you can say, in other countries. In case of Japan, you can say that Japan was a tiny country in size. It was having the very small domestic market, but it moved on the path of industrialization and got the tremendous success in the field of industrialization. So Japan was in search of the fresh market. So Japan also joined the race of European powers for getting the Asian colonies.
and Japan captured China, it captured Taiwan, it captured Korea. So Japan became a very imperialist power in Asia, you know. And even the Western powers used to call Japan an yellow danger. उसको नाम दे दिया येलो डेंजर, क्योंकि जापान अब यूरोपियन पावर्स की तरह वो भी एक कोलोनाइजर्स बन गया एशिया में। और आपको पता है, मैं एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, कि आज भी चाइना जब यह जानता है कि जापान अपना मिलिटराइजेशन शुरू कर रहा है तो चाइना थर्रा जाता है। आप हिस्ट्री में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई चाइना को जापान ने इतना पीटा है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। चाइना बहुत पीटा गया है जापान के हाथों, जापान ने बहुत लूटा है, बहुत। और चाइना ही क्या, कोरिया, बहुत सारे कंट्रीज। मैं स्टूडेंट्स एक आयरनी क्या है हिस्ट्री का मैं बताता हूं कि जो भी कोई एशियन पावर इमर्ज करता है तो एशियन कंट्रीज उसकी तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देखते हैं। दे आर जस्ट हैविंग अ ग्रेटर होप, क्या इट दैट विल वर्क फॉर द रिसर्जेंस ऑफ एशिया, दैट विल काउंटर यूरोपियन इंपीरियलिस्ट पावर। Whenever there is a rise of an Asian power, so it is giving a ray of hope to Asian countries. क्या he will work as our savior. आपको पता है जब जापान एक टाइनी कंट्री ने रशिया जैसे जाइंट कंट्री को 1905 में जब डिफीट कर दिया था तो पूरे एशिया में स्वागत हुआ था, माने एशिया की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। जवाहरलाल नेहरू एट दैट टाइम ही वाज गोइंग टू हिज यू कैन से लंडन, ही वाज एट दैट टाइम इन क्लास 12th. So Harrow School he was at that time, Harrow College. So he was moving to London. So he was so excited at the success of Japan against the Russian fleet कि he sent a telegram to his friend, closest friend, कि 3 cheers for Japanese general, कि उस जापानीज जनरल को धन्यवाद हो जिसने रशिया को पराजित किया। लेकिन मैं स्टूडेंट्स वही जापान ने सारी एशियन कंट्रीज को लूटा और पीटा और अंत में वह जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया। खैर वो तो बुरा नहीं किया, वो तो अपना अमेरिका से उसका था, बट इट फाइनली रिजल्ट इनटू बम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। लेकिन जापान ने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था एशियन कंट्रीज को। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट माय स्टूडेंट्स, व्हेन आफ्टर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज द बम्बार्डमेंट ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, सो you will be surprised to know that कि no Asian country sympathized with Japan even after such a you can say long devastation, and the single leader who just stood by Japan at that time and just you can say cried for justice for Japan, and that was Jawaharlal Nehru. Because Japan displeased almost all Asian countries at that time. It exploited so much, so मतलब बहुत ज्यादा इसने किया। आप देखो जब चाइना इमर्ज किया तो लगा कि अरे चाइना का रिसर्जेंस हुआ, एशिया का रिसर्जेंस हुआ, और चाइना ने एशियन कंट्रीज को कितनी परेशानी पैदा की हुई। सो दिस इज द आयरनी। अब माय स्टूडेंट्स गिव मी द हिंट, आर यू क्लियर अबाउट जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनी डिफिकल्टी? मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी द हिंट। Clear? Yes. My students, here you know, I am giving you some idea. सर राहुल पूछ रहा है कि सर सेम चीज इंडिया में भी हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन। No, that is another thing. Case of India is another thing. Actually, in India, Indian government didn't move on the path of industrialization itself. The private sector is doing its own business. The government is shedding off its, monopoly now, and different sectors are kept open to the private sector. But it does not mean that the government is selling its industries to private sector. It is not the case. Not giving subsidy. Some industry is sick, so it is taken over by an institution, and it is making the auctions of some other parties. In case of, you can say, here you find the case like Air India. So the government could not run it, so sold it. तो ये दूसरा केस है, ये तो सिकनेस की वजह से हो रही है। और वो था कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में,
और उसने खुद इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करके फिर सोल्ड आउट कर दिया, तो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अब अदानी वाले केस में तो देखते हो कि भाई पब्लिक सेक्टर में जो पहले मोनोपोली था वो मोनोपोली गई, और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में उसको इनवाइट किया गया, तो उसमें चूंकि वो बहुत लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है और बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें डिस्टॉर्शन की गुंजाइश थोड़ी बहुत होती है। तो अदानी वाला केस तो डिफरेंट केस है। खैर, Abhishek question, sir, was Japan steel colonized when it began its industrialization? once again, Abhishek, what is the question? Repeat the question, please, slowly. Sir, was Japan steel colonized when it began its industrialization? Japan, who will colonize Japan? Abhishek, your question is not clear. Who will colonize Japan? Japan, up today, no country can directly colonize other, so far as the question of neo-colonialism is concerned, which is always there. Even WTO, IMF, World Bank, all are working as the tools for neo-colonialism. That is another thing. But directly one country cannot have the, you can say, direct colonial control over the other. It was the indirect one, that is neo-colonialism. और जापान का कौन colonization करेगा, ये क्वेश्चन अभिषेक मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ। अनस पूछ रहे सर, स्पेन medieval battle Umayyad dynasty. Some light on Spain medieval battle Umayyad dynasty. Umayyad dynasty, in Umayyad dynasty in Spain there was the battle that is the Middle Age, you can say. Why are you moving there? You will be diverted, my friends. Ignore it now. We have moved a lot. वैसे एक एक बैटल को पढ़ते चलोगे तो फिर बहुत भटक जाओगे। अरे था एक बैटल था, कहीं देखा, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अब एक एक बैटल पर क्या ध्यान देना, मेनली चेंज पर हो हिस्ट्री में, उतनी अब हेयर स्प्लिटिंग मत करो, नहीं तो उलझ जाओगे। अब इन दिस पार्ट यू कैन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अ कॉन्टिन्यूअस रेवोल्यूशन। अब कॉन्टिन्यूअस रेवोल्यूशन इसलिए दिया है कि इसमें टोटल 4 स्टेजेज है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 to 1840। मेजर फीचर्स, ये जो फर्स्ट जो ब्रिटेन एंड वेस्टर्न यूरोप में स्टार्ट हुआ है। दो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में व्हाट आर द फीचर्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यू नो मेजर फीचर्स, स्टीम इंजन, कॉटन टेक्सटाइल, woolen textile and iron industry. That is the features. Steam engine, cotton textile, woolen textile and iron industry, limited to Western Europe only. That is the first industrialization. Impact, policy of free economy, and free economy means free trade, laissez-faire, you can say laissez-faire, policy of laissez-faire and the search for market. That is the consequent result. Then second industrial revolution 1860 to 1914, major features, इलेक्ट्रिक पावर। अब सेकेंड 1860 के बाद 1914 तक इलेक्ट्रिक पावर आ चुका है। इलेक्ट्रिक पावर आया तो टेलीग्राफ आ गया, पेट्रोलियम इंटरनल कंबस्टन इंजन। देखो, स्टीम इंजन में कोल लगता है और इंटरनल कंबस्टन इंजन में क्या लगता है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन जिसको आप कहते हो, उसका यूज तब शुरू हुआ जब इंटरनल कंबस्टन इंजन का इन्वेंशन हुआ। तो ये इस समय तक आकर हुआ था सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। एंड इंजिन्स, ऑटोमोबाइल्स। अब जब इंटरनल कंबस्टन इंजन आया तभी आपका माय स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खड़ा हुआ। ऑटोमोबाइल उसी प्रिंसिपल पर चलता है। और एरोप्लेन्स भी तभी आया ग्रेजुअली। एंड डेवलपमेंट ऑफ टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी आई तो टेलीग्राफ आया। डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, दीज आर द फीचर्स। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक्सपेंशन। अच्छा, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक्सपेंशन इन सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, एशिया, डिफरेंट रीजन्स। इम्पैक्ट, स्प्रेड ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। ऑब्वियसली यू कैन से पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, जो मैं आगे बताऊंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी, ये आगे आप लोग देखोगे। देन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1990s एंड आफ्टर। 1990s मतलब अभी, ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। Major features, the concept of third industrialization has been given by Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin एक स्कॉलर है, उसी ने 2011 में इस टर्म को क्वाइन किया था, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जेरेमी रिफ्किन ने इसको थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया है। द बेस ऑफ थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस।
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस मतलब जिसको कहते हो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब एनर्जी का सोर्स है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हो, ये इसका बेसिस है। As far as India is concerned, it was deprived of the last two industrial revolutions, but it joined the third industrial revolution. हम लोग इसी में आगे बढ़े हैं, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, क्योंकि दो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो हम लोग कॉलोनीज थे, तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम लोगों ने कैचअप कर लिया, क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डेवलप था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आगे बढ़े, फिर वी आर having the largest number of English graduates in the world, you know. We are having you can say a large number of engineers, then you can say medical transcripts, call centers, you can say what you know as outsourcing. Through outsourcing we have joined this third industrial revolution. And in fact, the third industrial revolution sheltered the socialist governments. Sheltered नहीं, sheltered misprinting हो गई है. This थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिसलोकेटेड, जैसे आपको मैं आगे बताऊंगा, आप देखोगे कि सोवियत रशिया का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ या दुनिया में जो सोशलिस्ट मॉडल टूटा, वो सोशलिस्ट मॉडल को तोड़ने में थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। एंड इन ईस्टर्न यूरोप इन द 1990s में, एंड द डिक्टेटोरियल रिजीम इन द अरब कंट्रीज इन 2011 में अरब कंट्रीज में इसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हैवॉक ला दिया। जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है मैं स्टूडेंट्स, लार्जर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, ये एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर देता है। देन यू आर मूविंग टू फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ वन, दैट इज रिसेंटली द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज बीन इनविसेज्ड। फोर्थ वन, इट इज लिंक्ड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी। आप लोग तो उसके कॉन्टेम्पररी है, तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। रोबोटिक्स, जेनोम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिसिस एटसेट्रा। अभी आपको 3D प्रिंटर्स, अब ये सब एआई टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी चीज तो यही है। दैट इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? माय स्टूडेंट्स, यू पीपल विल मेक एन असेसमेंट, क्योंकि ये तुम लोगों के टाइम का रेवोल्यूशन है, और तुम लोग देखोगे तुम्हारी सोसाइटी में क्या चेंज आता है। क्या लगता है, गुड और बैड? My students, give your response. The fourth industrial revolution will bring the impact on society, good or bad? Be fast. Both. Yes, both. You are smart enough to understand the things. Both. It will, you can say, fasten the world. That is the good thing. It will provide even the opportunity of new jobs, but simultaneously it will swallow up and you can say dislocate the people as well. And it will render the large number of people unemployed. It will create some sort of a disparity within society, and the worst of all, the machine will come to control the man. Even you know कि some world tycoons and the big intellectuals of the world have given a warning to the different governments of the world कि please stop the, you can say, experiment on AI technology so far as you are not well aware of the fact that the human beings can have the control over them. कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल से ही एआई टेक्नोलॉजी आगे निकल जाए। तो खैर, एनीवे, दिस इज, अब नाउ माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, लेट कमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व सर्टेन फैक्टर्स दैट वर मार्क्ड बाय डिफरेंस फ्रॉम व्हाट वेस्ट हैड एक्सपीरियंस्ड, एनालाइज 200 words. UPSC 2013 already they have asked you the question. अब you people may answer the question. Difference in experience between industrialization in Western Europe and that in Japan should be viewed in context of a specific politico-economic condition of Japan. That is your thesis line. Is this question hypothetical question? You know, you have written the thesis line clearly. Then you have started the rest of the writing. In Western Europe, industrialization was basically an economic program, but Japan's industrialization was guided mainly by a political project, you know, Meiji Restoration. It was the part of modernization program that had started with
Meiji Restoration, its objective was to make Japan a powerful nation so that it could counter Western imperialism. Unlike Western Europe, in Japan, there didn't emerge any independent entrepreneurial class which could have initiated investment or industrialization. Thus, in Japan, the whole process was initiated by एक्स-डेम्यो. एक्स-डेम्यो कहते हैं वही फ्यूडल लॉर्ड्स को. जैसे सबसे बड़े जो लॉर्ड्स हैं उनको कहते थे शोगुन, उनके नीचे डेम्यो, उनके नीचे समुराई. डेम्यो एक्स समुराई वही जो ऊपर वाले हैं. सो जैपनीज कैपिटलिज्म फ्लोरिश्ड अंडर फ्यूडल सेटअप. अब इसको पढ़ लेना आप लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं इसके ऊपर. ये एकदम ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड यू विल नॉट फाइंड डिफिकल्टी. माय स्टूडेंट्स, वेयरएवर यू फाइंड डिफिकल्टी, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. एंड अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ डज इट कंपेयर विथ दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम्स. अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 already asked. Observe the question. Why did the industrial revolution first occur in England? First part. And what is the size of the question? Do you know? 150 words. 150 words. Why did the industrialization? 150 words था या 250 words था? I am a bit confused. No, 200 words. Sorry. In 2015, the size of the question was 200 words. Later, you have changed the words. At that time, all the question 200 words. Then they have just, from 2017, they changed the questions in two parts. Divided the question in two parts, 150 words and 250 words. But at that time, all question 200 words. 2015. So, why did the Industrial Revolution first occur in England? That is a straight question. 5 to 6 points you can write. Discuss the quality of life of the people there during industrialization. माने वहां पर लोगों का जो जीवन है वो जीवन स्तर क्या था, औद्योगिकरण जो ब्रिटेन में हुआ था, तो उसके बारे में लिखिए. एंड हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम्स. अब देखिए कितना कैसे हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी आप प्रीलिम्स में देखिए आपने हाहाकार मचा है. ऐसे क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कौन सा स्टूडेंट करेगा जिसकी खुद की समझ नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज गिविंग अ स्लोगन, बी अ थिंकिंग क्रिएचर. इट इज ड्यू टू दिस फैक्ट, बिकॉज आई एम वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि सो फार एज यू आर नॉट गोइंग टू, यू कैन से, हाउ कैन यू डू जस्टिस टू द क्वेश्चन if you are not having the proper understanding. So be a thinking creature. अब देखो बाकी तो चलो तुमको किसी बुक में मिल सकता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओरिजिन क्या है, लेकिन जो तुम इकोनॉमी में एक अंडरस्टैंडिंग बनाओगे कि भाई इंडिया में जो अभी का इंडिया है और तब जो 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तब ब्रिटेन के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था और अभी जो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें क्या कंपेरिजन है. अब देखो पहला पार्ट तो खैर कैसे होगा ये मैंने बता दिया है, 5 to 6 पॉइंट्स होगा आंसर अगर आप लिखोगे तो. मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का मीनिंग है, या स्टार्टिंग नहीं है, ये आपको एनालाइज करके आपको बताया गया है आपकी सुविधा के लिए. देन आंसर, मेनी कंट्रीज हैड पार्टिसिपेटेड इन द कमर्शियल रेवोल्यूशन बट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रिटेन. द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन. अब ये फॉलोइंग फैक्टर्स है. Britain's external market was also quite extensive. Anyway, the situation in India is completely different from that of Britain. It is true since India could not go through the process of industrialization. Therefore, even at present, more than 50% of the population is dependent on the agriculture, while the contribution of agriculture to the entire GDP is only about 15%. If manufacturing sector was developed, the population pressure on agriculture could be reduced, but unfortunately this has not been possible till now. We have definitely progressed in the service sector, but that sector has been able to provide employment only to high skilled professionals. On the other hand, farmers are troubled by the double loss due to the climate change and the economic liberalization. Still, about a quarter of the population is below the poverty line. Therefore, the desired improvement in the quality of life of the people has not been achieved till now. मतलब जो 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में की स्थिति थी वही अभी इंडिया की स्थिति है. अब फूड फॉर थॉट, मैंने
प्रीवियस क्लास में भी आपको फूड फॉर थॉट दिया था, इसमें देखिए, हाउ डिड द रूट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाई इन ए सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेज व्हिच यूरोप हैड विटनेस्ड सिंस द लास्ट 3 centuries। तो वो तो मैंने डायग्राम ही बना दिया था। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ 19th सेंचुरी के यूरोप में, उसकी जड़ कैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में थी। तो जो मैंने डायग्राम आपको बना दिया, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, इनलाइटेनमेंट, सबसे कैसे इंपैक्ट पड़ा है, तो वही 300 सेंचुरीज का आपको डायग्राम बस दिमाग में रखना है। हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन क्रिएट हर्डल्स इन द वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अदर्स। अब अदर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो क्रिएट करे, मतलब ये पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो अदर कंट्रीज में इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन में परेशानी कैसे पैदा की, हर्डल्स कैसे क्रिएट किया। तो जब एक देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो दूसरे देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो चीपर होता है। तो वही चीज यहां पर समझना है। थर्ड, हाउ डिड द कंट्रीज लाइक जर्मनी, रशिया एंड जापान चार्ट देयर सेपरेट पाथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये तो तुम ऑलरेडी देख चुके हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछना हमसे। How can the social impact of the industrial revolution in Britain be compared with social impact of economic policy in India presently? तो ऑलरेडी आपने यहां पर किया है। How did Japan experiment with its own model of industrialization and what impact did it produce on Asian continent? ये तो ऑलरेडी आपने जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा है। तो आई थिंक कि नो वेयर यू विल फाइंड डिफिकल्टी, एंड इफ एनी डिफिकल्टी आई एम हियर टू हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। एंड any problem? If not, I have to move further. Please, my students, give me the permission to move further. Yes. Okay. Pavitra question is the role of Russian Revolution in Russian industrialization. Role of Russian Revolution in Russian industrialization. Yes, in the second phase, whenever I teach you Russian Revolution, in the first phase the government did the industrialization. In the second phase, industrialization had to be done under the government of Stalin. That is the communist government in Russia, you know. So Pavitra, I will just discuss about the role of Communist Party and the communist government in Russia whenever the 5-year plan will start in Russia. I will discuss this aspect. बस एक आप लोगों से केवल एक यही रिक्वेस्ट है कि पीछे वाले चीज को आप लोग इंटीग्रेट करके चलिएगा, भूलिएगा नहीं। इसलिए मैंने पार्ट में दिया है। पार्ट 3rd में हमने आपको पहला सब पार्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिया और दूसरा सब पार्ट ले रहा हूं, यह है सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। और इसके बाद 2 सब पार्ट और लूंगा, एक होगा न्यू इंपीरियलिज्म एंड नेक्स्ट वन होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आके आपका इंटीग्रेशन कंप्लीटली जुड़ जाएगा और मैं एक डायग्राम से भी उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसका कॉन्सिक्वेंट इंपैक्ट सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म होना है। पवित्रा, व्हाट इज द रोल ऑफ Russian revolution in industrialization of Russia? So in the second part of the first part of industrialization was done by the government of Tsar Nicholas II, you know, but the second part of industrialization had to be done by the communist government in Russia after the revolution. So whenever I will teach you Russian revolution, I will make you clear. On Mr. Ankur, should I move further? Your question is Akanksha. Can we say both in Russia and Japan, initiation was common as it started by government? Yes, but nature was different. Akanksha, nature in Russia and Japan, actually those countries which moved for industrialization during the late phase. So obviously you can say more or less the government had to play some role in industrialization in those countries, you know. In case of Russia and Japan, you know, it is correct that government played a significant role, but nature of the role of government is different. In case of Russia, the government would establish the industries and the government would even run the industries, you can say. But in case of Japan, you know, Japanese government just established the industries, founded the industries, but after that, it sold the industries to the private sector, you can say, to private people. So there's the difference in the role between the two. So Bhavana pushing how German industrialization brought imbalance of power in Europe. Bhavana, Germany after became too much powerful. So I have told you, Bhavna,
do not understand this point कि it became the instrumental behind the First World War because Britain was the first industrialized country. So Britain has captured almost the, you can say, a larger chunk of the market in Europe and outside in Asia, Africa, and other countries, you know. So particularly in Asia and Africa. So when the British were used to give the slogan कि there is no sunset in our empire, so Germans used to give the counter slogan we also want the land under the sun, हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए. तो जर्मन लोगों ने कॉलोनीज के लिए जो फाइट किया ब्रिटिश के साथ, आगे क्लियर हो जाएगा तुम्हें, तो उस कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. तो ये तो मैं पहले ही दिन क्लास में बता चुका था आपको. राहुल पूछे सर, एशिया के ऊपर कैसे इम्पैक्ट किया जापान इंडस्ट्रियलाइजेशन? राहुल पूरी रामायण पढ़ गए, फिर पूछ रहे हो सीता किसकी पत्नी थी. अभी आप ही बताओ कि मैंने आपको बताया कि भाई जब जापान का जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुरली वेंट टू इंपेरियलिज्म. मैंने पूरी कहानी आपको बताई. मतलब क्या क्वेश्चन क्या है राहुल का, फिर एक बार बोलो तो. हिंदी या इंग्लिश में? हिंदी में. तो हो सकता है हिंदी का प्रॉब्लम. राहुल एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था कि जापान में जो औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसका नेचर अलग था. वहां पर मोनोपोली कैपिटलिज्म आ गया क्योंकि जो उद्योगों के मालिक थे वो बैंकर ही उद्योगों के मालिक बन गए. ये चीज राहुल समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस कारण से जापान में जो औद्योगिकरण है वो सैनिक तैयारी की तरफ चला गया, मिलिट्री प्रिपरेशन की तरफ चला गया. तो जापानीज जो औद्योगिकरण है वो सैनिकीकरण की तरफ गया. तो जापान बन गया एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शक्ति और लगा एशियन देशों को ही लूटने, उनके भूभाग पर कब्जा करने, कॉलोनीज बनाने, अपना एक्सपेंशन करने. तो जापान का जो औद्योगिकरण है वहां पर कुछ ना कुछ उसका समुदाय कल्चर है. उसने पूरे जापान को एक बहुत ही बड़ा जाइंट एक्सप्लॉइटर्स बना दिया और लगाओ पूरे एशिया कंट्री को. मैंने चाइना से तुलना की. राहुल कहां दिमाग था वो, क्यों आप लोग इसको चूक जाते हो? ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं. अब देखो आपका 7:36 हो गया, 7:50 में मैं क्लास छोड़ूंगा. मेरे पास 14 मिनट का टाइम है, 14 मिनट्स का. अब क्या नया टॉपिक स्टार्ट कर पाऊंगा बताइए? थोड़ा सा इसलिए मैं कहता हूं कि मेंटली अलर्ट रहिए और जो आवश्यक क्वेश्चन है उसी को पूछिए. कुछ चीजें हैं कि आप जैसे आगे का मैं टॉपिक लूंगा तो मैं क्लियर होगा. मैं आप लोगों के क्वेश्चन को इनवाइट करता हूं, लेकिन टाइम भी तो आप ही का है. फिर क्लास लेट होगा तो आप हमें ब्लेम करोगे. तो करूं तो क्या करूं? आगे बढ़ने दोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा. यस मिस्टर अंकुर, जल्दी बोलो. नहीं सर, ओके है. अब माय स्टूडेंट्स, एक्चुअली I have done the topic that is called इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति मैंने कराया. अब हमारा टॉपिक है सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, मतलब समाजवाद और मार्क्सवाद. तो आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी भाई ये समाजवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है? तो देखो, एक जो समाजवाद है या आप कह सकते हो ये एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है. इक्वलिटेरियन सोसाइटी की बात का मतलब यह हुआ कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी वॉज नॉट अ न्यू फेनोमेना इन हिस्ट्री. मतलब ये समानता की बात करता है, मानव और मानव के बीच समानता की बात. हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपने थोड़ा सा सोशलिज्म का एलिमेंट देखा था, वहां पर भी थोड़ा सा समानता की बात उठी थी. रूसो की विचारधारा में भी उठी थी. द थिंकर्स लाइक रूसो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर डिसेंडेंट्स ऑफ नेचर. मतलब रूसो ने समानता के भाव पर बल देते हुए फ्रांस की क्रांति से पहले कहा था कि सभी समान हैं क्योंकि सभी प्रकृति की संतान है. ऑल आर द डिसेंडेंट्स ऑफ नेचर. बट इन मॉडर्न कंटेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. लेकिन एक तरह से तुम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखोगे तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट एक आधुनिक विचारधारा के रूप में समाजवाद कब आया? तो समाजवाद आया औद्योगिक क्रांति के बाद. सोशलिज्म appeared after industrial revolution. Why? Because after industrial revolution, now the capital started to exploit the labor. So as the capital started to exploit the labor, so it gave birth to the idea of socialism. तो अब क्या है कि जैसे अब इसी में आपको है कि with the progress of industrial revolution, the question of the exploitation of workers by capitalists emerged. जो पूंजीपति लोग थे वो पहले क्या कि जैसे अब देखो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो ब्रिटेन में भी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे सीमांत किसान थे, द मार्जिनल फार्मर्स थे, मार्जिनल फार्मर्स, दे वर लूजिंग देयर लैंड, दे वर मूविंग टू द टाउन्स. इन टाउन्स दे वर गिवन द वेरी मीगर सैलरी एंड दे हैड टू वर्क अंडर अ वेरी अनहेल्दी कंडीशन.
because there was the lack of proper infrastructure. They were living in a very small size room, and due to at that time, due to the lack of technological development, either that the chimney was at that time, you can say powering, too much smoke and too much ash over their house. So due to the inhaling of smoke, the life expectancy of workers was very poor. That was simply 17 years at that time in London and Manchester, you can say. तो मतलब मजदूर हैं वो 17-16 वर्ष की अवस्था में मर रहे हैं, उनके घर है वो छोटा छोटा मकान है, जो चिमनी है उससे जो धुएं उगलते हैं उनको उनका जीना दोहर हो रहा है। तो जब उनका ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, 16 आवर्स तक वर्क करना पड़ रहा है, और वर्कर्स को ही नहीं बल्कि चाइल्ड को भी, चाइल्ड लेबर को भी और विमेन को भी 16 आवर्स वर्क करना पड़ रहा है, और बेचारे लाइवलीहुड के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली यू कैन से कि ग्रुप ऑफ मिडिल क्लास थिंकर्स जस्ट अपीयर्ड टू व्यू ओवर देयर कंडीशन, कि भाई उनका कंडीशन इतना खराब क्यों है। तो इसी क्रम में मॉडर्न आइडिया ऑफ सोशलिज्म आया है। विद द प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द क्वेश्चन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय कैपिटलिस्ट इमर्ज्ड, एंड वर्कर्स वर कंपेल्ड टू लिव इन अ वेरी अनहेल्दी एंड पिटिएबल कंडीशंस and to bear inhuman atrocities. The poor condition of workers drew the attention of some middle class thinkers first. मतलब जो पहले thinkers आए, कार्ल मार्क्स तो बहुत बाद में आया, कुछ मिडिल क्लास थिंकर्स थे, they developed a sense of compassion for the workers. माने श्रमिकों के लिए उनके मन में दया उत्पन्न हुई कि भाई देखो इनको इनह्यूमन कंडीशन में वर्क करना पड़ रहा है, इनको इनह्यूमन कंडीशन में रहना पड़ रहा, इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। They preferred to achieve their goal in a peaceful manner. उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जो मिडिल क्लास थिंकर्स थे वो चाहते थे प्यार मोहब्बत से काम हो जाए। सो दे केम टू बी नोन एज अर्ली सोशलिस्ट, उनको अर्ली सोशलिस्ट कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता, देखिए एक आपने जो लिबरल थिंकर्स के बारे में सुना होगा, लिबरल थिंकर्स उसको बोलते हैं, दे वर द लिबरल थिंकर्स एट दैट टाइम, मन उदारवादी चिंतक थे, एंड ये अर्ली सोशलिस्ट थे। तो लिबरल थिंकर्स और अर्ली सोशलिस्ट में, इन दोनों में कुछ समानता है और कुछ असमानता भी है। अब ये लिबरल थिंकर्स कौन थे? तो मिडिल क्लास थिंकर्स थे। देखो जो मैंने पार्ट 2 आपको पढ़ाया था, उस पार्ट 2 में आपने देखा मिडिल क्लास वर्सेस मेंटली अलर्ट रहना, क्योंकि क्लास इक्वेशन समझना है, चेंजेज हो रहा है, इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक चेंज कहीं ना कहीं सोशल चेंज ला रहा है, आइडियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, तो क्लास इक्वेशन बदल रहा है, उस कारण से परिवर्तन हो रहा है। तुम लोग समझ पा रहे हो। तो पार्ट 2 में आपने देखा कि मिडिल क्लास ने फाइट किया मोनार्की से, अरिस्टोक्रेटिक क्लास और चर्च से अपने राइट के लिए। तो मिडिल क्लास ने अपने राइट को इंश्योर किया था, आप याद करिए। और उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में मिडिल क्लास इवन साउट द सपोर्ट फ्रॉम द लोअर क्लास। जो मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास से भी अपना सपोर्ट लिया था, एंड अलोंग विद द पावर ऑफ लोअर क्लास द मिडिल क्लास कुड हैव सबड्यूड। तो लेकिन उसके बाद क्या किया कि मिडिल क्लास ने बड़ी चालाकी से लोअर क्लास को धोखा दे दिया, चिट कर दिया उसको, और फिर मिडिल क्लास केवल अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बाद मिडिल क्लास अलग हो गया। तो लोअर क्लास का जो क्वेश्चन है वो तो पार्ट 2 में आपने देखा कि अनसॉल्व रह गया। जब पार्ट 3 में आए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो लोअर क्लास पहले से स्ट्रेंथेन होगा। स्ट्रेंथेन होने की वजह है कि अब a large number of working class people will join the category of lower class, so the position of lower class would be strengthened. तो लेकिन तब है कि अब लोअर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो पहले मिडिल क्लास थिंकर्स ही आए और वो कहलाए अर्ली सोशलिस्ट, जिसमें मैं कुछ नाम बताऊंगा, आप आगे पढ़ोगे। उनका नाम होगा रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्लांक। लुई ब्लांक तो खैर बाद का है, उनका नाम होगा रॉबर्ट सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन, फिर बाद में आया है फ्रेंच थिंकर लुई ब्लांक। तो ये जो शुरू के जो 3 थिंकर्स मैंने बताए, उनको कहा गया यूटोपियन या अत्यधिक आदर्शवादी थिंकर्स, उस पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहली बात है कि ये मिडिल क्लास थिंकर्स ही थे, ये चाहते थे कि वर्कर्स के कंडीशन में सुधार हो, लेकिन उसके लिए कोई कंफ्लिक्ट ना हो, क्लास कोलैबोरेशन, प्यार मोहब्बत से। जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके मन में एक सेंस ऑफ कंपैशन का भाव जगाकर कैपिटलिस्ट क्लास को इस बात के लिए एजुकेट करके कि देखो भाई वो भी कोई दूसरे नहीं है, आप ही के भाई बिरादर हैं, दे आर जस्ट योर ब्रेदरेन, यू शुड ट्राई टू वर्क फॉर देम, प्लीज डू समथिंग फॉर देम बिकॉज दे बिलोंग टू देयर ओन कैटेगरी, उनके लिए कुछ करिए, वो आपके भाई बिरादर हैं।
आप अपना मुनाफा थोड़ा कम कर लीजिए, प्रॉफिट, और उनकी कम से कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को टॉलरेबल बना दीजिए। बस यही डिमांड है कि भाई यू हैव टू मेक अ रिडक्शन इन योर ओन प्रॉफिट एंड यू हैव टू डू एंड यू हैव टू मेक सम सैक्रिफाइस फॉर योर ब्रेदरेन। तो इनका कहना है मिडिल क्लास थिंकर्स का कि हम उनके मन में कॉम्पैशन का भाव जगाकर और हम क्लास कोलैबोरेशन और प्यार मोहब्बत से हम चेंज लाएंगे। तो ये थिंकर्स कहलाए सोशलिस्ट थिंकर्स। तो अब देखो, सोशलिस्ट थिंकर्स है और पहले जो मिडिल क्लास लिबरल थिंकर्स है उसमें दो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी है, जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में आपको दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है कि बोथ वेयर मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स, मतलब वो दोनों मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स थे एंड दे बिलोंग टू द सेम सोशल बैकग्राउंड। दोनों मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल थे तो एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि से थे, एक ही सोशल बैकग्राउंड से थे। एंड सेकेंड वन, बोथ बिलीव्ड इन पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन बट नॉट रेवोल्यूशन। दोनों चाहते थे कि भाई देखो, मिडिल क्लास थिंकर्स होगा वो रेवोल्यूशन नहीं चाहेगा, जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी वो रेवोल्यूशन नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम रेवोल्यूशन लाएंगे तो समाज में डिसलोकेशन लाएगा। तो जो प्रॉपर्टी क्लास होता है वो इस बात से वरीड होता है कि अगर हम रेवोल्यूशन लाएंगे तो हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो फॉरफिट हो जाएगी, कोई ना कोई उस पर कब्जा कर लेगा, तो रेवोल्यूशन लाने से वो डरता है। सो बोथ बिलीव्ड इन पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन बट नॉट रेवोल्यूशन। दोनों शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते थे। अब पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटीज भी दोनों में है। क्या है? पॉइंट फर्स्ट, while the liberal thinkers pleaded for a minimal state, the early socialists demanded the active role of the state and the direct government intervention in economy for uplifting the condition of workers, maximal state। देखो, दो टर्म आता है, मिनिमल स्टेट एंड मैक्सिमल स्टेट। आप इन दोनों शब्दों से घबराना मत, आई विल मेक यू क्लियर। मिनिमल स्टेट का मतलब है कि द गवर्नमेंट शुड हैव द लिमिटेड कंट्रोल। द गवर्नमेंट शुड सिंपली कन्फाइन इटसेल्फ टू लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, and economic and other matters, economic and social matters had to left to society. So that is the minimal state, you know, कि भाई इकोनॉमी के मामले में आप इंटरवेन मत करिए, इकोनॉमी को अपने रूल से चलने दीजिए, लेसेज फेयर, जो एडम स्मिथ ने कहा। एडम स्मिथ का क्या था? मिनिमल स्टेट था, लिबरल स्टेट। वो लिबरल थिंकर था, तो कहता था कि भाई स्टेट को क्या चाहिए, तो गवर्नमेंट को सिर्फ चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और बाकी जो इकोनॉमिक इश्यूज है वो मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दे, गवर्नमेंट को उसमें इंटरवेन नहीं करनी चाहिए। तो ये मिनिमल स्टेट की बात लिबरल करते हैं। और जो सोशलिस्ट थिंकर्स हैं तो वो भी मिडिल क्लास थिंकर्स, बट वो मैक्सिमल स्टेट की बात करते हैं कि नो 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 नो, स्टेट एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट बी कन्फाइंड सिंपली टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, बट रेदर द गवर्नमेंट हैड टू वर्क इवन फॉर betterment of workers. They have to work for the welfare of workers. They have to directly intervene into the economy in order to save the workers. Otherwise they will die. सरकार को अर्थव्यवस्था में सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए और उसको हस्तक्षेप करके वर्कर्स को बचाना चाहिए, नहीं तो वर्कर्स बेचारा मर जाएगा। तो ये कहना है सोशलिस्ट थिंकर्स को, है वो भी अर्ली सोशलिस्ट को। कार्ल मार्क्स की तो मैं अभी चर्चा भी नहीं करा। कार्ल मार्क्स तो बहुत फायरी चिंतक है, जो मैं कल तुमको बताऊंगा कार्ल मार्क्स और तबाकू। लेकिन फिलहाल ये पहला पॉइंट में ये अर्ली सोशलिस्ट के बारे में कहा। सेकेंड वन, while the liberals were inspired by the interest of the middle class, but the early socialists by interest of the lower class। जैसे लिबरल थिंकर्स है वो कहते हैं भाई स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर के लिए केवल करना चाहिए, माने लिबरल थिंकर कहते हैं भाई प्रॉफिट पर कोई कंट्रोल स्टेट को नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट को मार्केट पर छोड़ देना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट है उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सोशलिस्ट थिंकर का कहना था नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए प्रॉफिट के ऊपर अगर आवश्यकता समझे तो, और वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो लिबरल थिंकर्स है वो मिडिल क्लास के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे और जो सोशलिस्ट थिंकर्स है वो लोअर क्लास के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। तो मैं स्टूडेंट प्लीज मेक मी क्लियर कि आर यू क्लियर और एनी डिफिकल्टी, प्लीज गिव माई योर ओपिनियन सो दैट आई कैन मूव फर्दर, प्लीज बी फास्ट। सर गुंजन पूछे, आर दीज अर्ली मिडिल क्लास थिंकर्स have Gandhian philosophy like class collaboration? Gandhian philosophy of class collaboration was very near to it, like Saint Simon. But in case of Gandhi, Gandhi was something different, you know. कि Gandhi was having a sense of spiritualism. He was his economic philosophy was guided by some sort of
यू कैन से मोरल कोड एज वेल एज द स्पिरिचुअल कोड। तो गांधी का है कि थोड़ा सा उनका एक मेसियानिक व्यू हो जाता है, वो थोड़ा अलग कैटेगरी के चले जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मोरलिटी से और स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस को। तो उनका कैटेगरी थोड़ा अलग हो जाता है। ये सब है, ये सब इकोनॉमिक थिंकर्स हैं, गांधी की तरह ये स्पिरिचुअल थिंकर्स नहीं है। दीपांशु पूछ रहे सर कि आई वाज आस्किंग अबाउट ओपियम वॉर, इज इट इम्पोर्टेंट टू रीड और नॉट? हाँ, opium war is important, so wait for Dipanshu. I will just mention about the opium war, but for that you people have to wait. I will deal with this topic of opium war. मतलब opium war मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं छोड़ के मैं आपको देख तो सिलेबस से बाहर भी जो चीजें होती है वो भी बता देता हूं। तो दीपांशु, आप कैसा सोचते हो कि मैं ओपियम वॉर की चर्चा नहीं करूंगा? जब चाइना पर आऊंगा, आप इंपेलिज्म पर आऊंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। आप क्यों चिंता करते हो? मेरा एक इसी पार्ट 3 में ही ओपियम वॉर आपका समझ में आ जाएगा। पवित्र पूछे, कैन वी से इंडिया फॉलोड अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स इन अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास आफ्टर इंडिपेंडेंस? टू सर्टेन एक्सटेंट इन अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स में तो गांधी का ही विचार है पवित्रा, जो अर्ली सोशलिस्ट थिंकर से मिलता है। बाकी नेहरू का या राम मनोहर लोहिया का विचार या जयप्रकाश नारायण का विचार तो अर्ली सोशलिस्ट थिंकर से मिलता नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो विचार है वो कहीं ना कहीं क्लास कॉन्फ्लिक्ट में विश्वास करते हैं। हालांकि वायलेंस में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन क्लास कॉन्फ्लिक्ट में। मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था तुम लोगों को, तो वहां पर जो सोशलिज्म मार्क्सिज्म पढ़ाया था, वहां पर एक डायग्राम बना के समझाया हुआ था। तुम उस कॉपी को उलट के देखना तो आपको फर्क पता चल जाएगा। तब तक तुम भूल चुके होगे, क्योंकि हमें तो यही करना है कि पीछे और आगे ये सबको आपको इंटीग्रेट करना है। देन यू कैन एंजॉय द थिंग्स इन बेटर मैनर। ये लोग समझ पाए कि नहीं अभी तक जो मैंने बताया? ओके हैं? तो ये दोनों में फर्क है। अब तो द अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स मार्क्सिज्म, द टाइम इज ओवर माय स्टूडेंट्स, आई हैव टू स्टॉप हियर। अब यू पीपल आर सपोज टू मूव थ्रू दिस टॉपिक एंड आई विल जस्ट डील विद द टॉपिक टुमारो। दैट डायग्राम still I just make you clear. You people have to Marxism, then the specific features of Marxism. You people have to go through it. Tomorrow I will deal with this topic. You people have to go through it. Okay? Tomorrow I will see you. So I am stopping here. Thank you very much. Please go through and always try to develop an integrated approach. Thank you very much.